अकाउंट्स। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ओके, अभी तक हम लोग ने चैप्टर में जो भी सीखा है ना, वो इसके बारे में सीखा है। किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में, कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, इनकी डीड क्या होती है, डीड में क्या क्या बनता है, पार्टनरशिप में ये एग्रीमेंट जो बनेगा, ओके, ये एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, सारे रूल्स रेगुलेशन। जैसे कि कल को मानकर आर्यन बोलेगा कि कल मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, क्यों करना है ना, यस, तो आर्यन को कल जाके बिजनेस शुरू करना है। आर्यन बोलेगा नहीं मैं अकेला नहीं, अगर मेरे साथ कोई पार्टनर होती तो मज़ा आ जाता, है ना। तो आर्यन बोलेगा चलो एक काम करता हूँ, मेरे जैसा कोई है क्या देखता हूँ, उसको एक पार्टनर मिल गई, तो दोनों मिल के बिजनेस कर रहे हैं। तो दोनों ने अपना बिजनेस में कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट किया, तो दोनों शेयर डिसाइड कर रहे हैं कि बिजनेस में क्या क्या करना है ना, किसका क्या रोल होगा, किसका कितना रेशो होगा। आगे जाके ऐसे नहीं आर्यन काम करेगा और सब कुछ लेकर जाएंगे दूसरा पार्टनर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, राइट। तो रेशो डिसाइड किया जाएगा, उनका क्या रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, बिजनेस के रूल्स क्या रहेंगे, किसके क्या रोल्स रहेंगे, किसके क्या प्रोविजंस रहेंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है, सब कुछ किया जाता है प्लान, उसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड, राइट। उनके बीच में पार्टनरशिप डीड बनेगी, प्रोविजंस रहेंगे, सब कुछ किया जाएगा। ऑल्सो हम लोग ने ये भी सीखा कि कैपिटल अकाउंट्स तो यहाँ पर बनना मैंडेटरी है, कैपिटल अकाउंट्स तो बनता ही है, और कैपिटल अकाउंट्स बनने के लिए दो तरह के मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। दो मेथड्स है वहाँ पर, देयर आर टू मेथड्स, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे, विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जिसमें कैपिटल में कैपिटल के रिलेटेड चीजें आएगी, करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा जो मेथड है दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें एक ही अकाउंट बन रहा है जो कि है बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी में पार्टनर्स कैपिटल के रिलेटेड चीज़ें और सारे एडजस्टमेंट्स भी उसी में आएंगे। ओके, आया समझ में? ये यहाँ तक हम लोग ने सब कुछ सीखा था। अभी आज का लेक्चर पर्टिकुलरली हम लोग पार्टनरशिप के बारे में तो सारी चीज़ें समझ चुके हैं, आज हम लोग समझेंगे फाइनल अकाउंट होता क्या है। व्हाट इज फाइनल अकाउंट? अभी फाइनल अकाउंट होता क्या है ये समझने से पहले ये कैसे फाइनल अकाउंट तक हम लोग कैसे पहुंचते वो पहले आप समझ लो, कि ये जो फाइनल अकाउंट तक हम लोग एंड में, फाइनल अकाउंट जैसे नाम में ही है क्या, फाइनल, दिस इज द एंड स्टेप, है ना। फाइनल अकाउंट्स कब प्रिपेयर किया जाएगा? अपना अकाउंटिंग ईयर क्या होता है रे? अकाउंटिंग ईयर होता है अपना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। हमारे लिए ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को ही ईयर एंड होगा, जनवरी से दिसंबर ईयर नहीं चलने वाला। ऐसे नहीं बोलोगे कि 31 मना रहे हम लोग दिसंबर में, नहीं, अकाउंटिंग ईयर अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च में ही आएगा। तो फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? 31 मार्च, एंड में, साल के एंड में। दिस इज एंड वाला स्टेप ना, नाम में फाइनल। चलो सारे अकाउंट्स हो गए, सब कुछ कर लिया, दिस इज फाइनल अकाउंट वाली स्टेज कि एंड में आपको प्रिपेयर करना है। अभी फाइनल अकाउंट के पहले क्या होता है और हम लोग फाइनल अकाउंट तक कैसे पहुंचते देखो, जैसे कि मान लो सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से होती है? तो एक ट्रांजैक्शन से शुरुआत होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? ट्रांजैक्शन। जैसे कि अभी तुम्हारा बिजनेस है, इमेजिन करके चलो, है ना, आपको बिजनेसमैन बनने का मौका दिया जा रहा है, तो इमेजिन करने में क्या जरूरत? इमेजिन करो आप एक बड़ा सा आपका अच्छा सा बिजनेस है, और बिजनेस में क्या चीज़ें होती है? देना लेना होता है ना। क्या एक्टिविटी होती है? बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होती है, राइट। कि जहाँ पर आपका एक ट्रेडिंग कंसर्न है। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या? कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, गुड्स बना रहे हो और उसको बेच रहे हो और उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, इस टाइप का बिजनेस है, ऐसे मान लो, ठीक है। ट्रेडिंग कंसर्न है, तो एक ट्रेडिंग कंसर्न में मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? बाइंग सेलिंग एक्टिविटी। वहाँ पर सेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल को प्रमोट करो, वहाँ से जितना सेल होगा प्रॉफिट उतना ही मिलेगा, राइट। ये मेन कंसर्न है, ये मेन एक्टिविटी है, राइट। वहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है, राइट। ट्रेड इज व्हाट? ट्रेड इज नथिंग बट इट्स जस्ट लाइक इट इज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, राइट। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है, दैट इज ट्रेड। हाँ, अभी बिजनेस में क्या होता है? सबसे पहले ये स्टेप कहाँ से आएगी? तो ट्रांजैक्शन से। कहाँ से आएगी? ट्रांजैक्शन। अभी ये ट्रांजैक्शन क्या होता है?
जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल ले लो, ट्रांजैक्शन। जैसे मान लो अभी इसका एक पेन खत्म हो गया, तो यह क्या करेगी, जाएगी नीचे कोई शॉप से पेन परचेस किया, वह दुकानदार को पैसे दे दिए, वो दुकानदार को पैसे दिए, उससे पेन ले लिया, दोनों के बीच में क्या हुआ, एक छोटा सा ट्रांजैक्शन हुआ। क्या हुआ, ट्रांजैक्शन ही हुआ ना। ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, जहां पर गुड्स की एक्सचेंज हो रही है विथ मनी और मनी इज वर्थ, है ना, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं विथ मनी और मनी इज वर्थ, एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स बाइंग सेलिंग एक्टिविटी हो रही है विथ मनी और मनी इज वर्थ, राइट, उसे कहेंगे ट्रांजैक्शन। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन किस में होते हैं, बिजनेसेस में होते हैं ना। ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन हम लोग ने बेसिक हमारा ट्रांजैक्शन ले लिया कि हम लोग करते रहते हैं, जैसे बुक खरीदी करना, पेन ले लेना, आपको आपने कुछ चिप्स का पैकेट ले लिया, है ना, एक कुछ ऐसे बिस्किट का पैकेट ले लिया, ये एक छोटे मोटे ट्रांजैक्शन। लेकिन ऐसे इस तरीके के बिजनेस लेवल के ट्रांजैक्शन कहाँ पर होते रहते हैं, बिजनेसेस में होते रहते हैं, कि ऑर्डर देना, है ना, गुड्स का ऑर्डर वहाँ पर देना, गुड्स मैन्युफैक्चर करना, फिर गुड्स को सप्लाई करना, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस वहाँ पर बड़े स्केल पर, लार्ज क्वांटिटी में ऐसे सब कुछ चीज़ें होती रहती है। अगर आप मैं अगर आपको पूछूं की तुम्ही 4 दिवसापूर्वी काय जेवला होता रे, काय जेवले होते, आठवते का, कोणाला आठवते काय जेवले होते? अच्छा, बरं, मला 8 दिवसापूर्वीचं सांगू शकतो का? हां, नहीं सांगू शकत, महीनाभरापूर्वीचं। ऐसे स्पेसिफिक ओकेजन, जैसे फिश करी बनी थी इसलिए याद है, वरण भात बनला असता तर नसतं लक्षात राहिलं, है ना। तो ऐसी बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं तो हमें याद रहता है। लेकिन अगर आपको पूछूं कि 1 महीना पहले या 4 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या खाया था, तो याद नहीं रहता। तो वैसे ही बिजनेस में जो डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या वो ट्रांजैक्शंस इतने याद रखना पॉसिबल है क्या? हम लोग सब कुछ याद रख सकते हैं क्या? इतनी अच्छी मेमोरी होती तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, है ना। तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखना ज़रूरी है या नहीं है? जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे आपने, हम तो नहीं रिकॉर्ड करते कि एक पेन लेकर आए लिख कर रखो, हाँ एक पेन लाया 5 रुपए का लिख कर रखते हैं, ये तो नहीं, क्योंकि हमारा छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन यही अगर चीज़ें बिजनेस लेवल पर हो रही है, बिजनेस में हो रही है, क्योंकि वहाँ जाकर पार्टनरशिप फर्म है, आगे जाके प्रॉफिट लॉसेस सब निकालना है, शेयर करना है, राइट। तो हर एक चीज़ को नोट करना ज़रूरी है कि नहीं? क्या मानते हो कि नहीं ये बात आप? ये है ना, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है या नहीं है? हाँ, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस में, उसे क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहली स्टेप तो ये समझ गए कि भाई इनके बीच में क्या होता है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। शुरुआत ट्रांजैक्शन से हो रही है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी रिकॉर्ड करने का तरीका भी होता है, जो 11th में सीखा है हम लोग ने कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग ने 11th में सीखा है ना। ट्रांजैक्शन बनने के बाद उसकी, जैसे आप कुछ सामान खरीदी करते हो तो बिल बनता है ना, हाँ, तो वैसे बिजनेसेस में जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसका बनता है वाउचर। क्या बनता है? वाउचर। उस वाउचर के बाद से क्या की जाती है? उसकी एंट्री की जाती है। मतलब ट्रांजैक्शन बनेगा, उसका वाउचर बनेगा, उसकी की जाएगी जर्नल एंट्री। अभी ये एंट्री किस में की जाती है? तो अकाउंट्स के बुक्स रहेंगे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसकी एंट्री की जाएगी। जर्नल एंट्री सीखी है आप लोगों ने 11th में, राइट। तो ट्रांजैक्शन होता है, उसकी जर्नल एंट्री की जाएगी। एंट्री करने के बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? उसके लेजर अकाउंट्स बनाए जाएंगे। एंट्री के बाद क्या किया जाएगा? लेजर अकाउंट्स बनाए जाएंगे। लेजर अकाउंट क्या होता है पता है ना सभी को, या बता दो लेजर अकाउंट क्या होता है? माहिती आहे तुम्हाला? काय असतं मग सांगा बरं, क्या होता है लेजर अकाउंट्स? जर्नल एंट्री तो पता है, कोई ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसकी एंट्री बनती है, राइट, वो हो गई जर्नल एंट्री। लेजर क्या होता है फिर? ठीक है, बरं काय आहे बघा, जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट बनेंगे। अभी जैसे जर्नल एंट्री क्या होती है और लेजर कैसे बनते देखो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ वाउचर बताया ना मैंने, ट्रांजैक्शंस होता है उसका वाउचर बनेगा, फिर उसकी एंट्री बनेगी, फिर लेजर बनाएंगे। देखो जैसे एक एंट्री करते हैं हम लोग, मान लो कि गुड्स परचेज किए और आपने पैसे दिए, एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड्स परचेज वर्थ ₹500, ओके। तो इसकी एंट्री गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट में जाएगा, एंट्री बनेगी
परचेस अकाउंट डेबिट टू, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बन रही है। अभी ये एंट्री कैसे की जाती है, इसके लिए अपने रूल्स है ना, गोल्डन रूल्स, वो अप्लाई करके हम लोग ये एंट्री बनाएंगे। तो ये जर्नल मतलब एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसका वाउचर बना, उसकी इस तरीके से जर्नल एंट्री बनी। अभी जो ये एंट्री बनती है ना, ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सभी की एंट्रीज बनेंगे। तो उसमें परचेस आ सकता है, सेल आ सकता है, कैश होगा, बैंक हो सकता है ना, जो भी, फिर कोई पर्सन से रिलेटेड हो, पर्सन का अकाउंट हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकता है, ऐसे सभी के एंट्रीज बनती रहेंगे। और जितने भी एंट्रीज बन रही है उनका स्पेसिफिक लेजर अकाउंट ओपन किया जाएगा। लेजर इज नथिंग बट इट्स अकाउंट वेयर डेबिट एंड क्रेडिट जो भी है अपना, हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि इस तरीके से उसका फॉर्मेट रहता है टी शेप में, जहाँ पर ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, जहाँ पर रुपीज़ कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, इस तरीके से हम लोग कॉलम बनाते हैं, राइट। ये सब कुछ वहाँ पर कॉलम बना के अभी मुझे ये एंट्री करनी है रिकॉर्डिंग, तो फिर परचेस के लिए सेपरेट परचेस अकाउंट बनाया जाएगा, कैश के लिए सेपरेट कैश अकाउंट बनाया जाएगा, उसका लेजर बनाएंगे हम लोग। ऐसे हर एक जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी एंट्रीज हो रही है, उस हिसाब से उतने क्या करेंगे, लेजर अकाउंट्स। तो परचेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें आगे जाके आ रही है वो सब कुछ कहाँ रिकॉर्डिंग किया जाएगा, परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। जैसे अभी परचेस यहाँ पर डेबिट है, तो परचेस में डेबिट में जाकर आप क्या लिखोगे, टू कैश 500 रुपीज़। ओके, ऐसे जितने भी परचेसेस होंगे वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे, और ये जो रिकॉर्डिंग होगा इस तरीके से अकाउंट में, ये लेजर अकाउंट। ऐसे लेजर सभी के बनेंगे, परचेस का बनेगा, कैश का बनेगा, बैंक का बनेगा, किसी पर्सन के अकाउंट का बनेगा, ड्राइंग्स का होगा, है ना, ऐसे हर एक कैपिटल अकाउंट, ऐसे सभी के लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। और एट द एंड जितने भी पूरे साल भर में, क्योंकि अकाउंटिंग कब कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। बिजनेस का जो है शुरुआत कब से हो रही है, 1 अप्रैल से हम लोग कंसिडर करेंगे। 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक पूरे साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे, उतना याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। उसकी एंट्रीज की जा रही है, रिकॉर्डिंग रखा जा रहा है, उन सभी एंट्रीज को लेजर बुक में अपडेट किया जा रहा है, वहाँ पर उसका पोस्टिंग किया जाएगा। इन सब लेजर को मंथली बेसिस पर हम लोग क्लोज भी करते हैं। इन सभी को क्लोज करने के बाद जो लेजर अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस हमें जो मिलेगा, है ना, तो आइदर डेबिट और क्रेडिट डिपेंड करता है। तो डेबिट बैलेंस मिल सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस मिल सकता है। तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंसेस होगा, वो क्लोजिंग बैलेंसेस हम लोग लेंगे लेजर को क्लोज करने के बाद, और उन क्लोजिंग बैलेंसेस से बनेगा क्या, ट्रायल बैलेंस। इन सब क्लोजिंग बैलेंस से क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज व्हाट, ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। Trial balance is summary of all ledger account. Trial balance is nothing but it is the list of debit and credit balances of ledger accounts. It is list of debit and credit balances of लेजर अकाउंट्स। जैसे कि परचेस का मैंने अकाउंट बना लिया, परचेस का मुझे डेबिट बैलेंस मिला है, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा कि पूरे साल भर के परचेस कितने हैं। तो ऐसे पूरे साल भर की एंट्रीज होगी। एट द एंड ऑफ द ईयर परचेस इतना है, पूरा एंड में निकलेगा कि हाँ पूरे साल भर का परचेस इतना हुआ। एंड ऑफ द ईयर पूरे साल भर की कैश मिलेगी, पूरे साल भर में इतना कैश हुआ। एंड ऑफ द ईयर पूरे साल भर का बैंक का कितना बैलेंस है वो मिलेगा, सेल्स का बैलेंस, ड्राइंग्स का बैलेंस, है ना, इंटरेस्ट का जो भी है, कैपिटल का बैलेंस, ऐसे हर एक ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है अपना, एंड में जो बैलेंस निकलता है ना, क्लोजिंग बैलेंसेस। एंड में जो बैलेंस निकलेगा वो कौन सा, क्लोजिंग बैलेंस। तो इन सभी क्लोजिंग बैलेंसेस को लेकर क्या बन रहा है, ट्रायल बैलेंस। इन सभी क्लोजिंग बैलेंसेस को लेकर क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन अगर आपको बोलना है तो क्या बोलोगे, इट इज समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। सारे लेजर की समरी है, पूरे साल भर हम लोग ये रिकॉर्डिंग। अभी आप बोल रहे हो कि ठीक है वैसे तो साल भर हम लोग ने रिकॉर्डिंग किया ही है ना, फिर इसको एंड में इसको क्यों बनाना है, ट्रायल बैलेंस वापस से इसमें लिखो, काम क्यों बढ़ाना है। तो ऐसे नहीं होता है, साल भर हम लोग रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इसका एक सम ऑफ अमाउंट हमें मिलना चाहिए। जैसे कि साल भर में मुझे पता है कि हाँ इस डेट पर, लाइक आज का डेट जो है, ठीक है, आज क्या डेट है, 15 मई ना, तो 15 मई 2024 को ये एंट्री की हुई भाई, कैश 500 ये एंट्री हुई। ऐसे हर एक रोज़ाना एंट्री की जा रही है, एवरी डे की एंट्रीज अपने पास है, लेकिन मुझे बस ये अमाउंट चाहिए कि पूरे एंड में, पूरे साल भर में कितना परचेस हुआ,
ये पता करना है, तो ये बैलेंस मेरे पास होना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड पूरे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करके उसके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल के हम लोग यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। और ट्रायल बैलेंस का यूज क्या है, तो ट्रायल बैलेंस से ही आगे जाकर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस को यूज करके ही क्या प्रिपेयर किया जाएगा, ट्रायल फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट के लिए हमें ये होना बहुत ज़रूरी है, क्या, ट्रायल बैलेंस अपने पास होना ज़रूरी है। ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, ऐसे है ना, पहले ट्रांजैक्शन होता है, उसका वाउचर बनेगा, उसकी एंट्री बनती है, उसका लेजर बनेगा, पूरे साल भर में ये चीज़ें होती रहती है, और एंड में जाकर क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। जो सारे लेजर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको क्लोज करने के बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस, और इसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के बाद वाली जो स्टेप आती है दैट इज फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के बाद वाली स्टेप क्या है, फाइनल अकाउंट। अभी फाइनल अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है वो समझ कर लेते हैं। क्यों आर्यन, मजा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ रहा, कुछ भी नहीं, ट्रांजैक्शन समझा, बस पेन लिया उतना समझा उसके आगे का कुछ नहीं। तुम्हाला तरी कळत आहे की नाही, बाकीच्यांना हाँ समझ में आ रहा है ना। फाइनल अकाउंट, सो फाइनल अकाउंट में क्या किया जाता है, ठीक है, अभी इस तरीके से हम लोग स्टेप्स करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, फाइनल अकाउंट तक। तो फाइनल अकाउंट में क्या किया जाएगा, इसमें क्या चीज़ें प्रिपेयर की जाती है, कौन से अकाउंट्स इसमें बनाए जाएंगे, हाँ यस एग्जैक्टली, इसमें जो अकाउंट्स बनेंगे कौन से, इसमें हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारे अकाउंट्स स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे किसमें, फाइनल अकाउंट में। सो अब तक तो ये समझ में आया कि फाइनल अकाउंट जो है ये एंड वाली स्टेप है, कि पूरे साल भर में जो भी अपना ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, सबकी जाके समराइजेशन कर रहे हैं हम लोग किसमें, फाइनल अकाउंट में। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि ये क्यों किया जा रहा है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर, क्यों बना रहे हैं हम लोग फाइनल अकाउंट, यस अच्छा, और अच्छा यस, और राइट करेक्ट एग्जैक्टली, इधर सही है सारे जवाब। देखो कि फाइनल अकाउंट वैसे तो पूरे साल भर में रिकॉर्डिंग हो ही रही ना, इसको सेपरेटली बनाने की ज़रूरत क्या थी, इसको सेपरेटली बनाने की ज़रूरत ये है, फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है कि हमें बैलेंसेस समझने चाहिए, है ना, यहाँ पर टू नो द पोजीशन ऑफ द फर्म, कि फर्म की पोजीशन क्या है, ये कैसे समझ में आएगा, क्या आपको इंडिविजुअल एक एक ट्रांजैक्शन देख के समझ में आ रहा है कि फर्म की पोजीशन क्या है, नहीं ना, उसको समराइज करना ज़रूरी है, उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है कि एंड में जाकर बिजनेस की पोजीशन क्या है, साल भर में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये समझना ज़रूरी है। बिजनेस की पोजीशन वहाँ पर समझना ज़रूरी है, बिजनेस की पोजीशन में कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना, फर्म के पास कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ है, टू नो द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जो ये चीज़ें अगर हमें पता चली देन वी कैन, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, डिसीजन लेने में ये काम आने वाला है, इट मे हेल्प टू टेक अ डिसीजन, टू मेक अ डिसीजन, राइट, वहाँ पर ये काम में आने वाला है। फर्म के लाइबिलिटीज़ असेट्स पता चलेंगे, फिर डिसीजन लेने के लिए ये काम में आएगा, असेट्स लाइबिलिटीज़ वहाँ पर हो गए तो ऑल्सो वहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या कितना नेट प्रॉफिट हुआ, या ग्रॉस लॉस हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है, ये समझ में आएगा। इसके साथ साथ अपने कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितना इनकम है, ये वहाँ पर क्लियर होगा। और इन सब चीज़ों का यूज़ आगे जाके फर्म को फ्यूचर के डिसीजन लेने में काम में आने वाला है। क्या प्रोविजंस करनी चाहिए फर्म में आगे जाके, बिजनेस को आगे कैसा रन करना है। अगर अभी तक जो बिजनेस इस तरीके से इस लेवल में चल रहा है
तो इसमें कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है या नहीं है, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि बिजनेस को आगे जाके और अच्छा कर सके। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इससे और अच्छा प्रॉफिट कैसे कराया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, इसके लिए प्लानिंग किया जाएगा। या फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस क्यों हो रहा है, इसका रीज़न ढूंढ सकते हैं, और इसके आगे आगे प्रॉफिट कैसे करना है, इसके पीछे काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है ना। अगर बिजनेस करना है तो ये सब कुछ, इसके ऊपर डिसीजन लेना, इसके ऊपर काम करना, प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई ये सारे अपने पोजीशन, ये सारे अपने रिजल्ट्स समझने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट। अभी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं इसमें, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अभी इसमें हर एक अकाउंट का क्या रोल है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसे समझ कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, बैलेंस शीट क्या होती है, ये अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 14 निकालो। पेज नंबर 14 पे दिया है, देखो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये भी हम लोग सीखने वाले आगे डिटेल में। कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये एडजस्टमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट कुछ एडजस्टमेंट्स वहाँ पर हमें उस लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स दिए, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर इनकम हो गया, है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, देन बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आरडीडी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लोन गिवन, लोन टेकन, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स स्टोलन, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ओके, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स के रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स, गुड्स विड्रॉल बाय द पार्टनर और फॉर पर्सनल यूज, ऑल्सो अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर included in the revenue expenditure and vice versa. Again bills receivable, bills payable, dishonored हो गया, उसके बाद deferred revenue expense हो गए, then capital receipts हो गया, कमीशन वगैरह, सैलरी हो गया। इन सभी एडजस्टमेंट्स को किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट वाले पार्ट में। अभी कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट, कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट जैसे कि कंपनी की, बिजनेस की पोजीशन समझने के लिए हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, या फिर फर्म का एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें फाइनल अकाउंट्स भी हम लोग कंसिडर करेंगे, जिससे फर्म की पोजीशन समझ में आती है। इसके साथ साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर किया जाता है कि एनालिसिस करने के लिए। रेशियो एनालिसिस भी किया जाता है। रेशियो एनालिसिस में हमें समझ में आता है कि फर्म का पोजीशन कैसे है, क्या है, जैसे कि वहाँ पर फर्म का करंट रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो वहाँ पर क्या है, फर्म का असेट्स और डेट का रेशियो क्या है ना, लाइबिलिटी का क्या है, ऐसे हर एक इसके रेशियो जब समझ में आए तो फर्म की पोजीशन। अभी आपको पता है ना, जैसे बिजनेसमैन होते हैं कि किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करते रहे, बिजनेस का एनालिसिस करते हैं। किसके बेसिस पर, कि कंपनी का प्रीमाइसेस बहुत अच्छा है, सारे मतलब बाहर अच्छा सब कुछ डेकोरेट करके रखा है, सब कुछ दिखने में अच्छा लग रहा है, उसके बेसिस पर नहीं ना। तो कंपनी का एनालिसिस किस बेसिस पर किया जाएगा, ये स्टेटमेंट्स के बेसिस पर, अकाउंट्स के बेसिस पर, है ना, उसका एनालिसिस किया जाएगा कि फर्म की पोजीशन क्या है। फर्म में इन्वेस्ट करना है तो फर्म को आप बाहर से देखकर इन्वेस्ट करोगे क्या, फर्म की फाइनेंशियल डिटेल्स पता होना जरूरी है ना, फर्म के फाइनेंस, फर्म का कैसे फाइनेंशियली फर्म कहाँ स्टैंड कर रही है वो समझना जरूरी है। इन्वेस्टर ऐसे यूं ही नहीं इन्वेस्ट करते, राइट। जैसे वो आप लोगों ने वो तो देखा है ना, शार्क टैंक, वो इन्वेस्ट करते तो कितना सब कुछ पूछते हैं कि आपका सेल्स कितना रहा है ना, आपका एबिटा कितना है, ये कितना है, वो कितना है, रेवेन्यू कितना है, रेशो क्या है, सब कुछ पूछते हैं ना वो, तो उसी से एनालिसिस किया जाता है। तो वो एनालिटिकल स्टेटमेंट्स हम लोग वहाँ पर, ये फाइनल अकाउंट भी एक तरह से हमें एनालिसिस करने के लिए काम में आने वाला है। इसके साथ साथ रेशियो एनालिसिस काम में आता है, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है वो एनालिसिस करने के लिए, फर्म की पोजीशन समझने के लिए काम में आता है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट जो हम लोग बना रहे हैं, सो द स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हम लोग फाइनल अकाउंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें कौन से इफेक्ट्स हो गए, एडजस्टमेंट्स कैसे किए जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएनएल क्या है, बैलेंस शीट क्या है ना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये सब कुछ समझने के लिए हम लोग ये प्रिपेयर करने वाला है, ओके। सो एज पर द
प्रोप्राइटरी कंसर्न जो आप लोगों ने 11th में सीखा था, सोलो प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरी कंसर्न के फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हम लोग सेम ऐसे ही प्रिपेयर कर रहे थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट। हाँ, तो वैसे ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में प्रिपेयर कर रहे थे फाइनल अकाउंट, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको करना है। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट यहाँ पर भी बनानी है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, किस बात का? वहाँ पर एक पर्सन था, यहाँ पर पार्टनर्स एक आ गए, एक की जगह ज़्यादा, 2 और मोर पर्सनस यहाँ पर आ गए, राइट? इतना ही चेंज है बेसिक, उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। हाँ, तो वेरियस स्टेप्स इन अकाउंटिंग स्टेप्स तो हम लोग ने देखे कि पहले क्या होता है कि पहले ट्रांजेक्शन्स बनेंगे, उसका वाउचर बनता है, उसकी जर्नल एंट्री बनती है, उसके बाद उसका लेजर अकाउंट बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, एंड उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट हम लोग ये बनाते हैं। हाँ, सो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स का एक्ट कब का है? तो 1961 का है। कब का है? 1961। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। ये हमें पता ही है, 11th से सीखते आ रहे हो आप लोग, राइट? कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, एंड होगा 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। हाँ, सो व्हाई फाइनल अकाउंट इज इम्पॉर्टेंट और द नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्यों ज़रूरी है, क्या ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो देख लेते हैं। ओके, वैसे ऑलरेडी हम लोग ने ये बातें डिस्कस कर रखी है कि फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर, अलग अलग पर्पस के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। ओके, कि जो भी पूरे साल भर में हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है, ये समझने के लिए फाइनल अकाउंट यहाँ पर काम में आने वाला है। उसी के साथ साथ टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस। अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट लॉस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है ना, वो हम लोग समझ कर लेंगे। ओके, इनके बीच में डिफरेंस क्या है ना, आगे बताती हूँ मैं वो क्या है। कौन है? प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इनके बीच में, ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? आपको पता है किसी को ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस? तुला सोडून हाँ श्रेया। हाँ हाँ, ठीक है, ये तो ठीक है, ये सभी को पता है। मुझे मेन रीजन बता सकती हो कि ग्रॉस और नेट के बीच में का डिफरेंस क्या है? अच्छा, ठीक है, ये सीखेंगे हम लोग। मैं जब अकाउंट्स का बताऊंगी ना इनका, तब आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये समझने के लिए फाइनल अकाउंट काम में आने वाला है। किसके लिए? टू नो द पोजीशन, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, या लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये समझने के लिए। ऑल्सो टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो बैलेंस शीट हमें बताता है। बैलेंस शीट हमें क्या करेगा? फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगा बिजनेस की, है ना। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि हम फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि भाई प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है फर्म की, वो समझने के लिए फाइनल अकाउंट काम में आने वाला है। उसके साथ साथ टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कि अपने डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, ये समजने के लिए। नम्रता मला डेटर्स आणि क्रेडिटर्स मधला डिफरन्स सांगेल, ये समझने के लिए हमें काम में आएगा फाइनल अकाउंट। चलो, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में बता दो मुझे। चलो, सांगा डेटर्स आणि क्रेडिटर्स मधला डिफरन्स। लक्षात आलं? सांगू का परत? का लक्षात आलंय तुमच्या व्यवस्थित? कि ज्यावेळेस ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पर होगा, है ना, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन कैश में करना पॉसिबल नहीं है, और आप रियलिटी में देखो तो सारे ट्रांजैक्शन कैश में कभी भी होते नहीं है। ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पर किए जाते हैं। क्रेडिट बेसिस पर मतलब उधारी पर, है ना, कि अभी नहीं पे कर सकते तो बाद में करना, राइट, इस तरीके से ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो हमें तो पता है बाबा, इसमें
परचेस सेल तो ये मेन काम है ना, बाइंग सेलिंग मेन काम है फर्म में, ये तो होता ही है, राइट। जब फर्म परचेस करती है, सेल करती है, जब फर्म गुड्स को सेल करेगी, गुड्स को सेल करेगी, जब फर्म गुड्स को सेल कर रही है सामने वाले बंदे को, मान लो कि ए नाम का पर्सन है यहाँ पर, ओके, इस ए नाम के बंदे को गुड्स क्या कर दिए, फर्म ने सेल कर दिए। ये ए नाम का बंदा डायरेक्टली कैश ऑन द स्पॉट नहीं दे रहा है, वो बोलेगा ठीक है ये गुड्स के जो आप पैसे जो है मैं इन फ्यूचर आगे जाके 1-2 महीने के बाद मैं लौटा दूंगा। मतलब वो गुड्स खरीदी कर रहा है, परचेस कर रहा है फर्म के पास से, लेकिन कैसे, क्रेडिट बेसिस पर। तो हमारे लिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो फर्म के लिए हम लोग ने सेल किया लेकिन पैसे अभी तक आए नहीं है, लेकिन मिलने वाले हैं, ऐसे नहीं कि मिलेंगे नहीं, फ्यूचर में जाकर वो मिलने वाला है, राइट। तो जिसके पास से पैसा आने वाला है वो हो गए अपने डेटर्स, एंड दैट्स वाई डेटर्स को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, असेट ट्रीट करेंगे ना। ये क्या है, अपनी असेट हो गई ना, वाई, बिकॉज यहाँ से पैसे आने वाले। सो डेटर इज अ पर्सन टू whom the debtor is the person who is gonna pay to the business, है ना, कि जो बिजनेस को पे करने वाला है ना, जिससे बिजनेस को, जिससे पैसे मिलने वाले हैं, वो डेटर हो गया। क्रेडिटर, अगर मान लो हम लोग ने गुड्स क्या किए, परचेज किए, राइट, परचेस कर रहे, लेकिन हमारे पास अभी सारी कैश अवेलेबल नहीं है, हम लोग बोलेंगे कि परचेस अब गुड्स भिजवा दो, हम लोग थोड़े दिन बाद जैसे जैसे ये सेल होगा बढ़ेगा वैसे हम लोग कैश आपको या फिर पैसे जो है दे देंगे। मतलब क्रेडिट बेसिस पर, आप उधारी बेसिस पर, क्रेडिट बेसिस पर अगर परचेस कर रही है फर्म, किससे, क्रेडिटर से, ठीक है, ये बी नाम के बंदे से अगर परचेस कर रही है, तो यहाँ पर पैसे हम लोग ने ऑन द स्पॉट दिए, क्या ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, क्रेडिट बेसिस पर, अभी नहीं दे रहे हम लोग, इन फ्यूचर तो देना ही है, तो अभी नहीं दिया लेकिन फ्यूचर में तो देना ही है ना, पैसे आउटस्टैंडिंग हो गए ना अपने, ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो गए, देना पड़ रहा है हमें पैसे, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या हो गई, अपनी लाइबिलिटी, है ना। सो क्रेडिटर ऐसा पर्सन कहा जाएगा जिसे बिजनेस को पे करना पड़ रहा है, कि बिजनेस के पैसे जा रहे, यहाँ पर हमें पैसे आ रहे थे, मिल रहे थे, ये असेट हो गई, यहाँ पर हमें पे करना पड़ रहा है ना, टू हुम बिजनेस हैज टू पे, क्या ऐसा पर्सन हो गया क्रेडिटर। दैट्स व्हाई डेटर अपनी असेट होगी, क्रेडिटर अपने लाइबिलिटी। अच्छा, तो ये फाइनल अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ रहा है क्या, कि अपने क्रेडिटर्स कितने हैं, किसको किसको पे करना है, अपने डेटर्स कितने, किसके किसके पास से कितना पैसा आने वाला है, ये भी समझ में आएगा, ये भी पोजीशन वहाँ पर हमें समझ में आएगी, किससे, फाइनल अकाउंट से। और क्या हो रहा है, टू फाइंड आउट द सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द फंड। सोर्सेस एंड एप्लीकेशन, जैसे फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया। सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड मतलब कहाँ से कैश आ रही है, कैश इनफ्लो, कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो कितना है, ये भी हमें समझ में आएगा, किससे, फाइनल अकाउंट से। अगेन टू प्रिपेयर द वेरियस अकाउंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग, अलग अलग अकाउंट्स हम लोग को बनाएंगे यहाँ पर। अगेन फ्यूचर डिसीजन, फ्यूचर प्लानिंग इसके बेसिस पर किया जा सकता है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यस ऑफकोर्स की फर्म की गुडविल क्या है ये समझने के लिए, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर फाइनल अकाउंट किया जाएगा। रिकंस्टिट्यूशन, पर्पस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन में वो काम आता है, कब, गुडविल। ऑल्सो वेरियस टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए भी यहाँ पर फाइनल अकाउंट काम में आ रहा है। सो ये सारे पर्पस हो गए, और दिस इज द नेसेसिटी ऑफ फाइनल अकाउंट। दैट्स व्हाई फाइनल अकाउंट करना, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, अभी मेन बात, ठीक है, ये बात तो समझ गए कि फाइनल अकाउंट होता क्या है और इसको प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है, ये तो समझ गए सब लोग। फाइनल अकाउंट होता क्या है, इसको प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो हम लोग सीखना है। इसके स्टेप्स तो हम लोग ने देखे कि कहाँ से शुरू होता है, ट्रांजैक्शन, वाउचर, एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। अभी इसको एग्जैक्टली प्रिपेयर कैसे किया जाएगा वो पॉइंट, वो बात हम लोग सीखेंगे, ठीक है।
जाओ दे शांत बस. जाऊ दे, काय नाही होत, एवढं नाही लक्षात येत. ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हम लोग देखते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अभी समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है. ये ट्रेडिंग अकाउंट और इसी के नीचे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाँ, अभी जैसे आप सभी को पता है अकाउंट्स के दो साइड होते हैं. कोई भी अकाउंट अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कोई भी लेजर अकाउंट अगर हम लोग बना रहे हैं, तो उसकी दो साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. तो ये वाली साइड कौन सी हो गई, डेबिट, एंड दिस वन इज क्रेडिट. सेम, दिस इज ऑल्सो डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड. अच्छा, हाँ हाँ, दो कॉलम रहेंगे यहाँ पर. अभी जस्ट ये अकाउंट क्या है एक्सप्लेन करने के लिए, प्रॉपर जब हम लोग बनाएंगे तब इनर कॉलम आउटर कॉलम दो कॉलम रहेंगे अमाउंट्स के लिए वहाँ पर. हाँ, इसको आप सेपरेट भी बना सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अभी ये समझने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है कि एक्सप्लेन करने के लिए कि ट्रेडिंग क्या है और पीएनएल क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये समझ कर लेते हैं सबसे पहले. अच्छा, तो आपको रियल, नॉमिनल, पर्सनल वाला रूल तो पता होगा. रियल अकाउंट, नॉमिनल और पर्सनल. अच्छा, क्या आप बता सकते हो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल वाला रूल क्या है और नॉमिनल का रूल क्या है. राइट, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. ये बात सभी को पता है. सो ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. कौन सा अकाउंट है ये ध्यान में रखो. दिस इज नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. अभी आप लोगों ने रूल बताया, क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. हाँ, तो कहा थे हम लोग कि ट्रेडिंग अकाउंट ये कौन से टाइप का अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. राइट. अभी नॉमिनल का रूल मैंने बताया आपको, या फिर नॉमिनल का रूल अभी डिस्कस किया हम लोग ने, क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आप बोल रहे हो. ठीक है, जैसे रूल के हिसाब से सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी तरह से रूल के हिसाब से क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकम एंड गेन्स. राइट, ये रिकॉर्ड करना है. राइट. उसी तरह से अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी नॉमिनल अकाउंट ही है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो. अभी नॉमिनल का रूल यहाँ पर भी सेम ही अप्लाई होगा. रूल अगेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. दोनों भी सेम ही लग रहा है मेरे को. मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में भी एक्सपेंस ही आ रहे, पीएनएल के डेबिट में भी एक्सपेंसेस आ रहे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में इनकम रिकॉर्ड कर रहे और पीएनएल के क्रेडिट में भी इनकम ही रिकॉर्ड किया जा रहा है. लेकिन फिर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, हमें ये कैसे समझ में आएगा कि पर्टिकुलर एक्सपेंस ट्रेडिंग में ही लिखना है या पीएनएल में लिखना है, या पर्टिकुलर इनकम ट्रेडिंग में लिखा जाएगा या पीएनएल में लिखा जाएगा. इनका डिफरेंस कैसे समझेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का. सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस क्या है नम्रता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. समझ कर लो कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये ध्यान में रखना है डायरेक्ट, और यहाँ पर आएगा सब कुछ इनडायरेक्ट वाला. ये मेन डिफरेंस है. अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या वो समझ कर लेते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे पहले ध्यान दो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करना है. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे. क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
डायरेक्ट और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। चलो ये बात तो समझ में आ रही है कि डेबिट ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, पीएनएल में इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। लेकिन इसे आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, कैसे समझ में आएगा? तो उसका भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं, उसको भी हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच का डिफरेंस कैसे। देखो ये जो भी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड है, किससे? जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है, वो उसे क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? डायरेक्ट कंसिडर करेंगे। उसे क्या कंसिडर करना है? डायरेक्ट। जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, जो भी मतलब प्रोडक्शन यानी कि फैक्ट्री भी आ गया वहां पर, इनसे रिलेटेड जो भी है वो डायरेक्ट में कंसिडर किया जाएगा। और जो इसके अलावा है, इससे रिलेटेड नहीं, इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हो रहे या अदर इनकम हो गए वो इनडायरेक्ट कंसिडर किया जाएगा। एग्जांपल से समझ कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, बिजनेस में प्रोडक्शन लाइक ये मार्कर है, ओके, इसको बनाने की कंपनी है, मार्कर बनाने के लिए कंपनी है, तो फिर यहाँ पर इस मार्कर को बनाने के लिए कुछ चीज़ें लगेगी, जैसे रॉ मटेरियल है ना, इसमें प्लास्टिक हो गया, इसमें कॉटन हो गया, इंक हो गया, राइट? जो भी चीज़ें इसको बनाने के लिए लग रही है, जो भी रॉ मटेरियल हो गया। अभी ये सारा रॉ मटेरियल किसके काम में आ रहा है? प्रोडक्शन के काम में आ रहा है। ये सब कुछ रॉ मटेरियल किसके यूज़ में आ रहा है? प्रोडक्शन के काम में आएगा। यहाँ पर इन सब रॉ मटेरियल को एक साथ लाया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, उसके ऊपर प्रोसेस की जाएगी, प्रोडक्शन किया जाएगा, फिर जाकर ये पेन बनेगा, मार्कर बनेगा, फिर इसके ऊपर फिर जो भी यहाँ पर प्रिंटिंग होगा वो प्रिंटिंग वगैरह, इसका पैकेजिंग वगैरह, और फिर ये सब करने के बाद फिर इसका सप्लाई किया जाएगा। मतलब ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस होती रहती है। तो जो भी प्रोसेस यहाँ पर प्रोडक्शन में हो रही है, प्रोडक्शन में जो भी प्रोसेस हो रही है, तो प्रोडक्शन में जो प्रोसेस करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस बनते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस बन रहे हैं, जैसे कि गुड्स चाहिए प्रोडक्शन, ऐसे तो नहीं होगा ना, उसके लिए गुड्स चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल को परचेस करना पड़ेगा। क्यों? गुड्स को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, इसको प्रोडक्शन करना है, इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? परचेस करना पड़ेगा। तो परचेस ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। परचेस कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? डायरेक्ट। तो इसलिए ट्रेडिंग में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? इसमें हम लोग लिखते हैं परचेसेस, ओके। परचेसेस इसमें कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि परचेस क्या है? अपना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हम लोग बोलेंगे। इसके साथ साथ जो फैक्ट्री में काम किया जा रहा है, तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को, लेबर को क्या दिया जाता है? वेजेस दिए जाते हैं। फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या दिए जाते हैं? वेजेस। तो ये वेजेस भी फैक्ट्री प्रोडक्शन के काम के लिए जा रहा है, तो ये भी कौन सा एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाएगा? दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एंड दैट्स व्हाई ये कहाँ लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग में आएगा। इसलिए वेजेस भी कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माना जाएगा। वही अगर कोई बंदा ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है ना, पीसी कंप्यूटर पर, अगर वो मान लो इसका ऑडिटिंग का काम कर रहा है, इसका अपना अकाउंटिंग का काम कर रहा है ना, कोई ऑफिशियल वर्क दूसरा कुछ कर रहा है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो ये एक्सपेंडिचर हो गया इनडायरेक्ट नेचर का। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा है। प्रोडक्शन का काम कर रहा है क्या? अकाउंटिंग करना वहाँ पर प्रोडक्शन का काम हो गया क्या? नहीं, ये प्रोडक्शन का काम नहीं हुआ। अगर वो अकाउंटिंग करना बंद किया तो प्रोडक्शन का काम नहीं, इस तरीके से उसका बंद हो जाने वाला है क्या? वैसे नहीं, वो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा है, वो गुड्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा है क्या? वो नहीं। इसके अलावा वो दूसरे बिजनेस का वो दूसरा काम हो गया जो कि इनडायरेक्ट नेचर का माना जाएगा, जिससे गुड्स के, फैक्ट्री के प्रोडक्शन के ऊपर असर नहीं हो रहा है, राइट? तो इनडायरेक्ट। तो फिर ऐसे जो वर्क ऑफिस में बैठकर काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उनको सैलरी दी जाती है, तो सैलरी ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर हुआ? ये इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ। तो दैट्स व्हाई सैलरी वगैरह हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेजेस होगा तो ट्रेडिंग में जा रहा है, सैलरी होगी तो पीएनएल में जाएगा। अभी वेजेस
क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंडिचर है। सैलरी इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंडिचर है, दैट्स व्हाई। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके से भी पॉइंट दिया जाता है, वेजेस एंड सैलरीज, या फिर ऐसे भी दिया जाता है सैलरीज एंड वेजेस। अबे ऐसे दोनों एक साथ ही लिख दिया है, वेजेस एंड सैलरीज और सैलरीज एंड वेजेस। अगर ऐसे इसको कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। नीचे जो दिया है सैलरीज एंड वेजेस, ये कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहला वर्ड क्या है? सैलरी। इसको फॉलो करो, है ना। अगर दोनों एक साथ दिए तो वेजेस पहले दिया हुआ है तो उसे फॉलो करेंगे, वेजेस गोज टू ट्रेडिंग डेबिट। सैलरीज एंड वेजेस दिया है तो सैलरी कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है, तो उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, ये समझ गए? तो बेसिकली पॉइंट ये है, मेन कंसर्न ये है कि प्रोडक्शन के रिलेटेड, गुड्स के रिलेटेड या फैक्ट्री के रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो वो डायरेक्ट नेचर का माना जाएगा। और ऐसे डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। और इसके अलावा भी बाकी के एक्सपेंसेस होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे हम लोग अभी ये मार्कर की वाली बात कर रहे थे कि इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एक्सपेंस हुआ वो सब कुछ डायरेक्ट माना जाएगा। प्रोडक्शन के काम में जो खर्चा हो रहा है डायरेक्ट। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें होती है ना। कंपनी ने ये पेन तो बना लिया, मार्कर तो बना लिया, लेकिन जब तक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोगों तक बात पहुँचाएंगे नहीं, तब तक सेल होने वाला है क्या? नहीं होगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन, ये वो सब कुछ वहाँ पर आ रहा है, राइट। तो अगर इसके ऐड लगा दी फर्म ने, इसकी एडवर्टाइजिंग कर रहा है, इसकी मार्केटिंग कर रहा है, इसके लिए भी पैसा देना पड़ रहा है, इसके लिए भी खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो ये एक्सपेंस कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस हुआ, राइट। क्योंकि वो प्रोडक्शन के काम में लगा, क्या ये एडवर्टाइजिंग के काम में लग रहा है। तो ये इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस कहाँ ट्रीट किया जाएगा, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। देखो ये दोनों भी नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड करने हैं, क्रेडिट में इनकम और गेन रिकॉर्ड करना है हमें, राइट। बस डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। ओके, डिफरेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, वो भी हम लोग आराम से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक्सपेंस प्रोडक्शन के काम में हो रहा है, गुड्स में हो रहा है, फैक्ट्री के उसके ऊपर हो रहा है। हाँ, तो अगर इस सब चीज़ों पे हो रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, और इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट बेसिस पर इनडायरेक्ट नेचर का माना जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो फिर वेजेस हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। अभी इसके साथ साथ जैसे कि प्रोडक्शन, फैक्ट्री में आने वाले एक्सपेंसेस और क्या हो सकते हैं? लाइक जो रॉयल्टीज़ है ना, वो हम लोग कहाँ ट्रीट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके साथ साथ फ्यूल, पावर वगैरह जो है, वो पावर एंड फ्यूल जो भी होता है वो यहाँ पर लिखेंगे। रॉयल्टीज़ ट्रेडिंग में जाएगा। अगेन उसके साथ साथ ये फैक्ट्री के, लाइक ऐसे दिया है कि फर्म फैक्ट्री लाइटिंग, आपको एक्सपेंस दिया हुआ है फैक्ट्री लाइटिंग। इसका मतलब जो लाइटिंग्स यूज हो रही है फैक्ट्री में, अगेन फैक्ट्री में लाइटिंग जो यूज हो रही है वो किसके काम के लिए आ रही है? प्रोडक्शन के काम के लिए आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग के काम में आ रही है, राइट। तो वो कौन सा एक्सपेंस हो गया? डायरेक्ट। अगर वही लाइटिंग ऑफिस की होगी तो, ऑफिस लाइटिंग दिया तो वो प्रोडक्शन के काम में नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा? इनडायरेक्ट। तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे फिर? पीएनएल। तो फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री लाइटिंग है ना, फैक्ट्री पावर, ऐसे जो भी चीज़ें आ रही है, तो ये सब कुछ कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? ट्रेडिंग के डेबिट में। समझ में आ रहा है? जैसे और एक एग्जांपल अगर देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए, जैसे आप जिस बेंच पर बैठे हुए हैं, ओके, अभी ये बेंच बनाने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है, मटेरियल क्या यूज़ हुआ इसमें? वुड। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए वुड जो यूज़ हुआ, जो रॉ मटेरियल वुड हो गया, आयरन हो गया, ये जो रॉड्स हो गए, ये यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो ये सब कुछ रॉ मटेरियल इसका कंसिडर किया जाएगा, और इसके ऊपर होने वाला खर्चा कौन सा? डायरेक्ट।
इसके ऊपर होने वाला खर्चा डायरेक्ट हो गया ना रॉ मटेरियल के ऊपर, तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। लेकिन यही अगर ये बनने के बाद इसको सेल करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो खर्चा हो रहा है इसको यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, तो वो इनडायरेक्ट माना जाएगा। इसके एडवर्टाइजिंग के लिए जो खर्चा हुआ इनडायरेक्ट माना जाएगा। या फिर इसी का मैनेजमेंट करने के लिए, इसका प्लानिंग करने के लिए, इसको बनाने के लिए कुछ यहाँ पर टीम बनी हुई है। कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, सेल्स का होता है, फाइनेंस का होता है, एचआर का डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, राइट। हर एक का अपना अपना उस तरीके से काम चल रहा है। तो ये मार्केटिंग वाले उनके वहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, है ना, फाइनेंस के यहाँ पर वहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, प्रोडक्शन में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सेल्स में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ऐसे हर जगह पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। लेकिन जो खर्चा, जो एक्सपेंसेस गुड्स के ऊपर हो रहा है, किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर। जो एक्सपेंसेस, जो खर्चा प्रोडक्शन करने के लिए हो रहा है, जो एक्सपेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए हो रहा है, जो एक्सपेंस फैक्ट्री के ऊपर हो रहा है, फैक्ट्री के रिलेटेड आ रहा है, वो सभी कुछ क्या माना जाएगा? डायरेक्ट माना जाएगा। और इसको छोड़कर, ऐसे सारे एक्सपेंसेस को छोड़कर जो इसके अलावा भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन हो गया मतलब सारा काम हो गया, ऐसा नहीं है ना, प्रोडक्शन हो गया, खर्चा हो गया, उसके ऊपर मतलब सारा काम हो गया, ऐसे थोड़ी ना है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी देना हो गया, एडवर्टाइजिंग करना हो गया, ऑडिटर को ऑडिट की फीस देना हो गया, उसके साथ साथ स्टेशनरी का खर्चा हो गया, है ना, ये एक्सपेंसेस हो गए। अगेन ट्रैवलिंग का एक्सपेंस हो गया। ये सारे जो एक्सपेंसेस है ये प्रोडक्शन के अलावा हो रहे हैं ना, प्रोडक्शन को छोड़ने के बाद और भी कुछ खर्चे हो रहे हैं इसके अलावा। तो ऐसे एक्सपेंसेस कौन से नेचर के? इनडायरेक्ट नेचर के। ये सारे एक्सपेंसेस किस नेचर के माने जाएंगे? इनडायरेक्ट नेचर के। और ये इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये मेन डिफरेंस समझ गए ट्रेडिंग और पीएनएल के बीच में। डेबिट में हम लोग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ये जो अकाउंट है ये किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ये दोनों अकाउंट किस टाइप के अकाउंट है? नॉमिनल। और रूल के हिसाब से अगर चले तो नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एंड दैट्स वाई इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, इसके क्रेडिट में इनकम गेन रिकॉर्ड होगा। बस डिफरेंस ये है दोनों के बीच में कि ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस और पीएनएल में इनडायरेक्ट। समझ गए? हाँ, ओके। उसी तरह से सेम बात आती है इनकम की। सेम चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसके लिए? इनकम के लिए। अभी इनकम जो है ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा इनकम आएगा? ऑफ कोर्स डायरेक्ट इनकम। अभी ये डायरेक्ट इनकम मतलब क्या? जो कि गुड्स में से मिल रहा है, जो कि मेन काम है बिजनेस का, बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है, बिजनेस का जो मेन पर्पस है ना, जिससे उनको पैसे मिल रहे हैं, जिससे इनकम हो रहा है, वो उनका डायरेक्ट इनकम हुआ, वो उनका डायरेक्ट इनकम होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इनडायरेक्टली इनकम मिल जाते हैं, है ना, वो इनडायरेक्ट कहा जाएगा। जैसे देखो अभी बिजनेस का मेन इनकम क्या है? गुड्स मैन्युफैक्चर करो, उसको सेल करो, वहां से जो पैसा आ रहा है वो मेन इनकम हुआ कि नहीं हुआ? सो ये वाला इनकम इज डायरेक्ट इनकम। यानी कि सेल्स हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ट्रेडिंग में। क्यों? बिकॉज दिस इज डायरेक्ट इनकम, ये डायरेक्ट इनकम है। सेल्स हो गया। और इसके साथ साथ गुड्स की जो आउटवर्ड मूवमेंट है, इसके साथ साथ गुड्स की आउटवर्ड मूवमेंट भी कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बात ध्यान में रखो, मेन इनकम रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे, इसके साथ साथ गुड्स की आउटवर्ड मूवमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। गुड्स की आउटवर्ड मूवमेंट लाइक गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल के लिए, गुड्स विड्रॉ किए पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। ऐसे गुड्स जो भी जा रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर अगेन गुड्स के रिलेटेड अकाउंट है ना ये, तो गुड्स की अगर आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है तो वो भी कहाँ पर जाएगी? क्रेडिट साइड में। समझ गए? दो चीज़ें, क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम और गुड्स की आउटवर्ड मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। समझे? यस।
क्योंकि वहाँ पर अपना जो गुड्स है, ये अकाउंट गुड्स के रिलेटेड है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? गुड्स के रिलेटेड है। अभी गुड्स लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट जो भी आप बोल रहे हो, मान लो तुम्हारे पास 1000 यूनिट्स है, तेरे पास 1000 यूनिट्स है, ओके कोई कंपनी है, उसके तूने 1000 गुड्स यूनिट्स बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन आग लग गई, लॉस बाय फायर हो गया, उसमें से जो है 500 यूनिट्स जल गए। अभी तेरे पास कितने बचे? 500 ही बचे। तो 500 गुड्स चले गए ना, गुड्स की मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट्स वहाँ पर हो रही है, तो वो यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों? अभी देखो, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे हम लोग परचेजेस में गुड्स कितने अपने पास रॉ मटेरियल परचेस किया वो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वैसे गुड्स कितने जा रहे हैं वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब गुड्स कितने आए, उसमें से कितने गुड्स गए, और उसका हिसाब किताब लगाना। फिर यहाँ से हमें मिलने वाला है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। समझ रहे हो ना? ये भी समझाती हूँ आगे, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस। समझे आप लोग कि यहाँ पर गुड्स की आउटवर्ड मूवमेंट क्यों रिकॉर्ड की जा रही है? बिकॉज ये जो अकाउंट है वो गुड्स के रिलेटेड है, ऐसे बोल सकते हो। कितने गुड्स आए, कितने गुड्स जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ और क्या क्या खर्चा हो रहा है, और क्या क्या इनकम हो रहा है ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। और इनको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलने वाला है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, जो कि मेन एक्टिविटी है बिजनेस की, वहाँ से होने वाला प्रॉफिट या लॉस इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। समझ रहे हो? हाँ, इसके साथ साथ अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम भी होते हैं जो इनडायरेक्ट नेचर के, फिर वो एडलेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। अभी ट्रेडिंग के बारे में ये बात समझ गए सभी लोग? हाँ, अभी स्पेसिफिकली ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छे से समझ कर लेते हैं। देखो, बोर झाले का? हां, असं वाटतंय तुमचे तोंड बघून। किती वाजले? एकाच दिवशी थोडं जास्त लेक्चर घेतलं की कंटाळले तुम्ही, हा ना? ठीक आहे, मग ट्रेडिंग घेऊन थांबू आपण, P&Lचं उद्या सांगेल मग। मी तर ठरवलं होतं ट्रेडिंग, P&L, बॅलन्स शीट सगळं संपवायचं, पण होणार नाही ते। नाही आहे, कॅपॅसिटी नाही आहे, लक्षात येत आहे ते माझ्या। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है वो देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे रूल हम लोग ने देखा, ये नॉमिनल है, इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में इनकम एंड गेन, रूल के हिसाब से सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। अभी ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रिपेयर करोगे ना, सबसे शुरू में एक पहली जो लाइन होती है ना, वहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या रिकॉर्ड करेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है रे? ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? अभी ये कौन बताएगा मुझे? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? कसं व्हायचं? सगळं शिकवलंय 11th ला। स्टार्ट, ओपनिंग, स्टार्टअप, स्टार्ट। यस, अभी अकाउंटिंग जो है हम लोग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च कर रहे हैं, राइट? तो हर एक साल लाइक ईयर्स अपने अकाउंटिंग ईयर्स माने जाएंगे, है ना? जैसे कि मान लो ईयर 2022, ईयर 2023, 22, 23, 23, 24, ऐसे ईयर हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, तो ये ईयर हम लोग प्रीवियस ईयर कहेंगे। दिस ईयर इज करंट ईयर, ओके? ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। तो पिछले साल आप लोगों ने बिजनेस किया, उसमें गुड्स परचेस किए, सेल किए, है ना, एड लेस, उसमें कम ज़्यादा गुड्स से होते रहे, जो भी सब बाइंग सेलिंग चलता रहा फर्म का, और एंड में जाकर अपने पास गुड्स कुछ बचे हुए हैं, कुछ स्टॉक बचा हुआ है। उस स्टॉक को थोड़ी ना हम लोग ऐसे ही फेंक देंगे, है ना? उसका तो यूज़ रहेगा ना, आगे जाके वो काम में आने वाला है। तो जो लास्ट ईयर का जो बचा कुचा रिमेनिंग स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं ना।
जो लास्ट ईयर का जो बचा कुचा स्टॉक है पूरे साल भर में, परचेस सेल होने के बाद जो बचा है क्लोजिंग स्टॉक, वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर जाकर क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक. सो द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर और द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर हाँ विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर के लिए वही स्टॉक क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक. तो यहाँ पर ट्रेडिंग में क्योंकि हम लोग ये गुड्स के रिलेटेड अकाउंट है तो ये स्टॉक अपना स्टॉक यानी कि गुड्स ही होते हैं, स्टॉक यानी कि गुड्स. सो जितना भी स्टॉक है वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे. उसके साथ साथ परचेसेस, वेजेस, जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट रिलेटेड हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए है ना, ऐसे सारे एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में. और क्रेडिट साइड में सेल्स हो गया, उसके साथ साथ गुड्स की आउटवर्ड मूवमेंट हो गई. और एक बात यहाँ पर रह गई जैसे कि रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न बता दो. सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न, अभी ये कैसे समझना है देखते हैं. सेल्स रिटर्न परचेसेस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट में. सेल्स कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट में. हाँ रिटर्न्स वाली कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं. सांगू ना आजच का, जास्त तर नाही ना होणार. हां बरं ठीक आहे, आत्तापर्यंत जे सांगितलं त्याच्यावर जरा क्वेश्चन विचारते. हां हां बरं तुम्ही आता करून टाका बंद बुक, जाऊ द्या. राहू दे, एंड नाही केलं ना मी, प्रॉपर एंड करते ना मग करू. कौन से 3 अकाउंट बन रहे. पार्थ बताओ ट्रेडिंग अकाउंट. विच टाइप ऑफ अकाउंट इज दिस. हे कोणत्या टाईपचं अकाउंट आहे. हिंदी में बताओ. यही 3 ही आता. नाही क्वेश्चन नाही कळला का तुला. बघ अकाउंट्स 3 टाइप असतात. 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें से कौन सा टाइप का अकाउंट है ये. हाँ कोणी बोलायचं नाही, त्याला बोलू द्या. हां नक्की का. मग का नॉमिनल, कसं नॉमिनल सांग बरं, रूल सांग. रूल बताओ नॉमिनल का. धनश्रीचा असं आहे, मी पटकन सांगू देते म्हणजे पुढचा क्वेश्चन मला नका विचारू, है ना, है ना. सांग. आठवलं काय रूल आहे सांग. हां बरोबर तर बोलतंय, बोला. बरं मी हे कन्क्लूड करते आणि रेकॉर्डिंग ऑफ करते, मग क्वेश्चन आंसर विचारते. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट्स में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. जिसमें ट्रेडिंग के बारे में हम लोग ने सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये नॉमिनल अकाउंट है जहाँ पर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्रेडिट में इनकम एंड गेन. ओके, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में इसको क्लोजिंग कैसे करना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में P&L और बैलेंस शीट को भी अच्छे से समझ